हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नए दिन की शुरुआत एक नए आगाज के साथ करेंगे। काफी लंबे अरसे से एक गैप हो रखा था। उस गैप के बाद अब एग्जाम्स की तरफ बढ़ते हुए करंट अफेयर का सिलसिला अब फिर से डेली का डेली चालू रहेगा। आज के इस वीडियो में 11 जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। हर एक न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। वीडियो की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से। हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री और ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिनके साथ मिलकर बाइलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया गया है पोलैंड की कैपिटल वर्सा में। तो जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। और पूरे दुनिया में पिछले 2 सालों से लगातार वायरल चल रहे हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच में जो यूक्रेन है इसके साथ नाटो से पहले से था ही। नाटो ने खुले तौर पर अपना जो सपोर्ट है वो पहले ही यूक्रेन को दे रखा था। अब इस बीच में जो पोलैंड है, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि आगे आने वाले समय में भी जो पोलैंड है ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमेशा यूक्रेन के साथ रखे। मतलब यूक्रेन को लगातार आगे भी सिक्योरिटी का सिलसिला जारी रहेगा पोलैंड की तरफ से। और ध्यान रहे यहाँ पर एयर सिक्योरिटी की बात हो रही है। हमेशा से अभी तक पोलैंड की तरफ से यूक्रेन को एयर सिक्योरिटी सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, ये जो आपको ऑरेंज कलर पे दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन है। यूक्रेन की जो सीमा रेखा है ये ईस्ट की तरफ से तो रशिया से लगती है। अब रशिया ने इधर से ही यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ से जो पोलैंड की सीमा रेखा है ये यूक्रेन से बिल्कुल सटी हुई है। तो यहाँ पर रशिया से अगर देखा जाए तो पोलैंड की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि पोलैंड के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इतनी रेंज तक बहुत ही आराम से फॉलो कर सकता है मिसाइल्स को। तो अल्टीमेटली पोलैंड का यहाँ पर यूक्रेन के साथ होना वेस्ट की सीमा रेखा में यह दर्शाता है कि यूक्रेन के अंदर अगर कोई भी रशिया से इनकी कोई भी वॉर में अगर जुगलबंदी होती है तो पोलैंड की तरफ से जो एयर सपोर्ट दिया जाएगा वो बहुत ही घातक हो सकता है और रशिया को पीछे धकेलने के लिए ये काफी भी हो सकता है। अदरवाइज अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बेलारूस की तरफ से भी सपोर्ट है एंड इवन पूरा यूरोप ही यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसका रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है गोविंद सिंह। अभी तक भी ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ थे और अगले कुछ समय के लिए इनका पदभार बढ़ा दिया गया है। इनका जो पदभार है ये 21 सितंबर 2024 तक रहेगा, जब तक कि अगले एमडी और सीईओ को चुना नहीं जाता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी नया बैंक है। साल 2016 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी। ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग है और एक दूसरा है जिसका नाम है उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल बैंक। उज्जीवन की स्थापना साल 2017 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। ये कौन है जिनको आईसीसी की तरफ से विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 के लिए चुना गया है? तो जून 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ रही हैं स्मृति मंदना। और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं स्मृति मंदना। हाल ही में इन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है तो जून 2024 के लिए ये प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए कौन रहे, तो ध्यान रखिएगा ये रहे जसप्रीत बुमराह। ये बताने की जरूरत नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का भारतीय मेंस टीम जीत कर आ रही है और जिसमें जसप्रीत बुमराह जो रहे हैं ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। सबसे जबरदस्त प्रदर्शन इनका रहा है। एक और बात ध्यान रखिए, साल 2024 में जसप्रीत बुमराह दूसरे भारतीय मेंस खिलाड़ी हैं जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। पहले कौन है? तो फरवरी 2024 में यशस्वी जायसवाल थे पहले भारतीय खिलाड़ी इस साल के। और अगर देखा जाए 2024 में स्मृति वंदना कौन से नंबर की भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, तो ये पहली महिला खिलाड़ी हैं। इनसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इनमें कोई भी भारतीय विमेन्स क्रिकेट प्लेयर को नहीं चुना गया था। बाकी इस साल की पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में देख ली है, दे दी है, तो वहां पर आप उसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना साल 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
कितने डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार है और योगी सरकार काफी पहले से ही डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर चर्चा में है। पहले ही इन्होंने साफ कर दिया था कि अपने कई शहरों में ये डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टोटल 154 डिफेंस ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है और जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 25,000 करोड़। मतलब कहने का ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाएंगे जिनको दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा। जो मेजर सिटीज हैं जहां पर ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे यूपी के अंदर, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है लखनऊ जहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, दूसरा है कानपुर, यहाँ पर भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, और तीसरा है आपका आगरा, यहाँ पर भी होगा, अलीगढ़ में भी बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। चार ये हो गए, पांचवा हो गया झांसी और छठवां हो गया चित्रकूट। तो ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर ये डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ पे गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ये कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि भारत की पहली ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी बन गई है जो कि अपने ट्रेडर्स को ऑयल और गैस एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग करने की परमिशन देगी? मतलब अगर आप अब ऑयल और गैस प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो अब आप इनकी मदद ले सकते हैं। यह है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। इन्होंने अपने कस्टमर्स को ऐसी फैसिलिटी दी है कि अब आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के थ्रू म्यूचुअल फंड में ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में पैसा लगा सकते हैं और इसको कभी भी विड्रॉल भी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इसकी स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं निमेश शाह। क्या नाम है इनका? निमेश शाह। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा फैसला लिया गया है कि ये वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत नेपाल के अंदर और नेपाल से जुड़े हुए भारत के जो राज्य हैं वहां पर मित्र वन की स्थापना करेंगे? तो ये भी योगी सरकार है। योगी सरकार ने इसके अंतर्गत ये फैसला लिया है कि वृक्षारोपण जन अभियान के अंतर्गत आने वाले समय में टोटल अगर देखा जाए तो ये भारत से जुड़े हुए जितने भी राज्य हैं नेपाल में, और साथ में नेपाल गवर्नमेंट के साथ भी यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर 35 फॉरेस्ट डिवीजन है जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये 35 करोड़ पौधे लगाएं। और इन पौधों की देखभाल करने के लिए जो मित्र वन है, जिनको फॉरेस्ट वॉलेंटियर भी बोला जाता है, उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। मतलब ऐसे लोगों को भी अपॉइंट किया जाएगा और सरकार की तरफ से स्टाइपन दिया जाएगा जो कि इन पौधों को बचाने का काम भी करेंगे। क्या बता सकते हो नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसको 2024 का बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित करी गई है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे को दिल्ली बुलाकर स्पेशली सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। और ये जो सम्मान है ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें पी सदाशिवम भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रह ही चुके हैं, इसके अलावा ये केरल के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इनके द्वारा ही सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। और ये जो पुरस्कार है ये दिल्ली के अंदर 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी का जो इवेंट था वहां पर इसको सम्मानित किया गया है। 2024 में आपको पता ही है बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इस बार चूकना नहीं है। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो मेरा कंप्लीट जीएस जीके का बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से, जो कि गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। ये ऐप, इस ऐप में जाके आप डायरेक्टली मेरा ये बैच परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होगा, आपको किसी भी क्लासेस की डेली डेली इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। इस बार जीएस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ऐसा मौका जल्दी एसएससी देता नहीं है। पिछले 4 सालों में इतनी वैकेंसीज तो कम से कम नहीं आई हैं जितनी इस बार है। 17,727 वैकेंसी अकेले सीजीएल में लॉन्च हो चुकी हैं, वो भी टेंटेटिव है, बढ़ जाएगी घटेगी नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस टोटल अगर देखा जाए तो 30,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं टोटल एसएससी में मिलाकर। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से आप इसे डायरेक्टली अवेल भी कर सकते हैं। और इस टाइम पर ऑफर भी चल रहा है, 50% ऑफ है। ये कौन है जो कि मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में अपॉइंट करे गए हैं? तो कल शाम से ही ये सुर्खियों में बने हुए हैं। ये है गौतम गंभीर और इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। एक लंबी रेस लगी हुई थी,
पिछले 8 9 10 महीने से ये चर्चा में थे इस पोस्ट को लेकर। और दो लोगों का नाम रिकमेंड किया गया था, जिसमें से गौतम गंभीर सबसे बड़े दावेदार बताए जा रहे थे, और आखिरकार वही हुआ। इनको भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। गौतम गंभीर जो हैं, ये पहले एक खिलाड़ी हैं, उसके बाद पॉलिटिशियंस भी रह चुके हैं। और खिलाड़ी के तौर पर अगर देखा जाए तो इन्होंने पद्मश्री अचीव किया है, और इसके अलावा इनको खेल का दूसरा सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है साल 2008 में। इसके अलावा इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो ये 17वीं लोकसभा के अंदर 2019 में ईस्ट दिल्ली से सांसद चुने गए थे, और पूर्वी दिल्ली से इन्होंने 2019 से लेकर 2024 तक कमान संभाली है वहां के सांसद के रूप में। और ये जो इनका कार्यकाल रहेगा, ये 2027 तक के अंत तक भारतीय टीम के हेड कोच रहेंगे। जो ग्रुप है, इसका जो पार्लियामेंट्री फोरम है, इसमें भारतीय डेलीगेशन को लीड इस बार कौन कर रहे हैं? तो ये है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और इस बार का जो ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम है, ये 11 और 12 जुलाई 2024 को आयोजित किया जा रहा है। मतलब आज से इसकी शुरुआत हो रही है और कल इसका समापन होगा। आज 11 जुलाई है ना। और इस बार ये कहाँ पर हो रहा है? ये रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित करी जा रही है। और ब्रिक्स जो है, पहले ये ब्रिक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? BRIC। इसकी स्थापना साल 2006 में करी गई थी। तब बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। लेकिन 2010 में ये ब्रिक्स बन गया। मतलब इसमें एस आगे जुड़ गया, एस फॉर साउथ अफ्रीका। और आपको ध्यान रहे, इस टाइम पर ब्रिक्स के टोटल 5 नहीं, ये तो ब्रिक्स का मिलाकर 5 कंट्रीज हो गए। इसके अलावा अभी इसी साल 1 जनवरी 2024 को 4 नए देश इसमें जोड़े गए हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए 4 नए देश कौन कौन से हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। एक तो है इथोपिया, जो कि इसका नया मेंबर कंट्री बना है। दूसरा है ईरान। तीसरा है यूनाइटेड अरब अमीरात। और चौथा, आप मेरी मदद करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस टाइम पर टोटल 5 और 4 ये नए देश जो जुड़े हैं, 9 मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के। ये कौन है जिनको नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये है सौम्या स्वामीनाथन। और काफी बड़ी शख्सियत है सौम्या स्वामीनाथन। ये 30 वर्षों का क्लिनिकल केयर और रिसर्च का एक्सपीरियंस रखती हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए, ICMR जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसकी डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी हैं। और उसके बाद ये प्रमोट हुई थी WHO में, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट के रूप में भी ये कार्यरत रह चुकी हैं। तो भारत में टीबी को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसकी अब से प्रिंसिपल एडवाइजर होंगी सौम्या स्वामीनाथन। ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने अपना जो बायलैटरल ट्रेड है, उसको इंक्रीज करने का फैसला लिया है, और ये चाहते हैं कि 2030 तक इनका बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन को टच कर जाए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रशिया में विजिट है इस टाइम पर ऑफिशियल। और पिछले 2 सालों से, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो पिछले 2 सालों के बाद ये पहली बार ऐसी है मुलाकात जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन दोनों आमने सामने हैं। और दोनों सरकारों ने फैसला लिया है कि 2030 तक $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे। मतलब ये आने वाले टाइम में भारत और रशिया दोनों के बीच में फ्रेंडशिप को और स्ट्रांग होने का संकेत है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो यहाँ पर और दूसरे MOUs पर भी बात करी गई है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, मतलब हेल्थ के क्षेत्र में भी दोनों देश पास आएंगे, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी पास आएंगे। ये कौन सा राज्य है जो कि पहला ऐसा भारत का राज्य बन रहा है जो कि रोड सेफ्टी एक्शन प्लान लॉन्च करने जा रहा है अगले 10 सालों के लिए? तो यह है राजस्थान सरकार। इन्होंने फैसला लिया है कि ये अगले 10 सालों के लिए अपने राज्य के अंदर रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को लॉन्च करेंगे। और इसका मेन उद्देश्य होगा कि अगले 10 सालों में राजस्थान के अंदर 50% तक रिड्यूस करना है रोड में होने वाले एक्सीडेंट्स को। अभी एक्सीडेंट होते क्यों हैं? कोई हेलमेट नहीं लगाता है, कोई सीट बेल्ट का यूज नहीं करता है, ओके, और या फिर पैदल यात्रियों का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसमें कई सारे ऐसे मानक बनाए हैं जिनके ऊपर राजस्थान सरकार काम करेगी। जैसे कि सबसे बड़ी चीज, पैदल यात्रियों की सेफ्टी के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे पूरे राजस्थान भर में। ट्रैफिक सिग्नल्स को दुरुस्त किया जाएगा। सेफ्टी डिस्टेंस के बारे में अवेयर किया जाएगा। स्पीड लिमिट के लिए अलग से कैमरा और सेंसर्स लगाए जाएंगे ताकि लोगों का चालान हो सके उसमें।
व्हीकल इंश्योरेंस का ध्यान रखा जाएगा। ये सारे मानक हैं जिन पर ध्यान देगी राजस्थान सरकार। और राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ पे गवर्नर हैं कलराज मिश्र। मैं आज आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इनमें से कौन सा वो शहर है जहां पर कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन जिसको आप अवेल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इस बार का सीपीओ, एमटीएस या सीएचएसएल अगर आप देने जा रहे हैं तो 2+1 बैच मैंने आपके लिए लॉन्च किया है। इस बैच में एक ही प्राइस में आपको कंप्लीट जीएसजी के और कंप्लीट रीजनिंग भी मिल जाएगी। तो इस बार सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। इस बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं मेरे जीएस फाउंडेशन बैच में क्या क्या कवर करता हूँ तो यहाँ पे पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में। मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ और साथ में आपका नुकसान ना होने पाए इस वजह से आपको एक ही बार में पूरा बैच मिल जाए। इस टाइम पर टाइम ही आपके लिए सबसे बड़ा धन है, तो अपने टाइम को बचाइए और इस बैच की मदद से एक ही बार में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी पूरी आप जीएस कवर करिए ताकि इस बार वो गलती ना होने पाए जो लास्ट टाइम हो गई थी। और इसमें इतना ही नहीं है, वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी अलग से दिया हुआ है और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी मैंने कवर किए हुए हैं। स्टैटिक जीके अगर आपके लिए समस्या बनी हुई है तो मेरी एक किताब भी है स्टैटिक जीके की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अमेजोन से वो किताब भी मंगा सकते हैं। बाकी अगर आप लाइव बैच मेरा देख रहे हैं तो इस टाइम पर लाइव बैच मैंने कल से ही शुरू किया है। ये 10 जुलाई से शुरू हुआ है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन में। तो अगर आप अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन पे हैं या फिर इस टाइम पर आप लाइव बैच अवेल करना चाहते हैं मेरा, तो आप इस एप्लीकेशन पे जाके इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसमें सुबह 9 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ जिसमें पिछले 1 सालों के करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ और साथ में स्टैटिक जीके भी आपकी कवर हो रही है। तो इस टाइम पर ये जो लाइव बैच है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं। उसको देखते हुए, डिमांड को देखते हुए मैंने इसे लॉन्च किया। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। एसएससी प्री हो या मेंस, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम, आज जीएस में क्वेश्चंस क्यों नहीं बन पा रहे? क्यों हर बार जीएस की वजह से सिलेक्शन हमारा रुक जाता है? क्यों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब कुछ सिलेबस कवर करने के बाद भी जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्यों वहां पर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हमारे? क्योंकि उसका एक ही कारण है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। हम लोग ये सारी चीजें कवर करने के बाद करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का वेटेज नहीं समझ पा रहे हैं। ऑन एन एवरेज एसएससी में 25 क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछे जा रहे हैं तो वहां पर करीब 10 से 12 क्वेश्चंस का वेटेज स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का है। आज लोग आपको जीएस पढ़ा तो रहे हैं लेकिन सही वेटेज आपको नहीं समझा रहे हैं। कोई केवल हिस्ट्री पढ़ता चला जा रहा है, कोई केवल साइंस ही पढ़ता चला जा रहा है। यही तो कारण है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं आपके लिए एक बैच लेकर आया हूं। आपको पता है मेरा नाम है वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु। दोस्तों, इस बैच की खास बात यह होगी कि इसमें मैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी आपकी पूरी कवर करूंगा टीसीएस पैटर्न पर आधारित। इस बैच की खास बात यह होगी कि इसमें 50 घंटे से ज्यादा की क्लासेस होंगी और इन क्लासेस में पिछले 1 सालों के प्योर करंट अफेयर, चाहे वो आपके इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, फिर चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे लीजिए, हर एक एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर में। मेरा आपसे वादा भी है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर में। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपसे बच के जा पाएगा। इतना ही नहीं, हर एक क्लास करीब 1.5 घंटे की होगी जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ आधे घंटे का स्टैटिक जीके का भी सेशन चलेगा। तो यहां पर आगे पीछे कुछ नहीं होगा, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों पैरेलल बेसिस पर मैं इस कोर्स में लेकर चलूंगा। यह कोर्स 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन पे। तो आप इस कोर्स के माध्यम से इस बार अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ध्यान रहे, 2024 में 15,000 से 20,000 सिर्फ और सिर्फ एसएससी के अंदर वैकेंसीज आ रही हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों की वैकेंसीज तो आप छोड़ ही दीजिए। इस बार सिलेक्शन लेकर जाना है। हमें समझना होगा कि हमारी कमियां कहां पर हैं। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं समझेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में लाइव क्लासेस ही आपकी चलेंगी 5 जुलाई से। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरी आपसे मुलाकात होगी 5 जुलाई को। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।